सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार और मेरा यानी चंचल वर्मा का भी सभी सुनने वालों को नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भाई मेरा भी नमस्कार स्वीकार करें चंचल। तो भाई त्योहारों के बाद अब एक नई शुरुआत का समय है। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि त्योहारों के बाद अब हम आज मिले हैं। हाँ। यानी पिछले कुछ दिनों पहले हम मिले थे ना। हाँ जी, बिल्कुल दिवाली का ही दिन था जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी जी। उसके बाद बस हम त्योहार बनाने में व्यस्त हो गए और हमारे सभी श्रोता भी रेडियो तो सुन रहे थे, लेकिन वही जो तैयारियां हैं वो भी उनकी चालू थी। और दिवाली बहुत लंबा त्योहार होता है, 4-5 दिन तक चलता है, लेकिन 4-5 दिन से बहुत पहले जो तैयारियां शुरू होती हैं वो बड़ी लंबी होती हैं, क्योंकि बड़ा ख़ास त्यौहार होता है। तो घर में बहुत सारी शॉपिंग भी करनी होती है, बहुत सारे पकवान बनते हैं और सभी मिलने जुलने वाले जो नाते रिश्तेदार कहो या हमारे सगे संबंधी कहो, सब लोग घरों पर आते हैं या हम किसी के घर कई बार मेहमान बनकर जाते हैं। तो बहुत सारी उस काम की भी तैयारियां होती हैं, काम भी बहुत होते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि त्योहार ऐसा है जो 5 दिवसीय त्योहार होता है। इस बार 6 दिन का था, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से हो जाती है। मुझे तो लगता है कि कल ये त्योहार खत्म हुआ है ना भाई दूज के बाद, अगले त्योहार की भी हमने त्योहार के लिए सोचना हमने शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और होता क्या है, जब एक लंबा त्योहार हम मनाते हैं, जैसे गणपति उत्सव भी बड़ा लंबा त्योहार है, ऐसे उत्सव जब खत्म होते हैं तो उसके बाद एक सूनापन सा, खालीपन सा रह जाता है कि भाई ये क्यों खत्म हो गया। क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था वो चहल पहल, और जब त्योहारों का काम था तो लगता था कि सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, और जब ये खत्म होते हैं तो लगता है मानो अब हमारे पास कोई काम ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है चंचल, हमें काम बहुत होता है घर में। और त्योहारों का अपना एक वक्त होता है जी। त्योहार गया और कहना चाहिए उसके बाद हमें अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें फिर से लग जाना चाहिए, क्योंकि त्योहार के दिन और त्योहारों के बाद आए इस बदलाव में जो संतुलन है वो बनाना बेहद जरूरी है, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी अपने घर के हालात देख लो जाकर जी। तो इस विषय पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इस बात पर कि जो देर से सोने वाले हैं उन्हें ये जागने का समय है, क्योंकि देर से सोने के क्या क्या नुकसान उन्हें हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव जो जिंदगी में आते हैं आगे चलकर, जो अच्छे हैं बुरे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अधिकतर तो बुरे ही होते हैं, क्योंकि जो अगर हम किसी कुदरत के विपरीत जाकर कोई काम करते हैं तो रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए, काम करने के लिए बनी है। उस समय जागकर अगर हम काम करेंगे या कुछ और करते हैं तो वो चीज़ हमें नुकसान किस तरह दे सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक और विषय जिस पर हम बात करेंगे वो सौंदर्य चर्चा, जो हम सोमवार को करते हैं। बिल्कुल तो करते हैं। हमेशा त्योहारों के वक्त हम बहुत सारा मेकअप करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तब मेकअप करते हैं, लेकिन बिना मेकअप के कभी सुंदर दिखना हो, रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम मेकअप नहीं करते ना, तो उस वक्त भी हम हमेशा जवां सुंदर खूबसूरत हसीन दिखना चाहते हैं। तो उसकी टिप्स के बारे में बात करेंगे। मंजरी जी, कल ही त्योहार खत्म हुए हैं और हम एक रूटीन में वापस लौटने की तैयारी में है। त्योहारों में बहुत सारा काम, बहुत सारी चहल पहल होती है, और कई बार जो लोगों को आसपास लोग बहुत पसंद होते हैं, ये चहल पहल पसंद होती है ना, ये खत्म होते ही उन्हें एक डिप्रेशन, तनाव या अवसाद सा होने लगता है कि भाई अब हमारे पास हम फिर से अकेले हो गए। लेकिन हमें पुराने रूटीन में वापस लौटना ही है। इसकी तैयारी अगर हम रखेंगे अपनी मानसिक तौर पर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं ना सब दिन होतना एक समाना। बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि अवसाद की एक वजह ये भी हो जाती है कि हमें लगता है कि त्योहार थी उसकी तैयारी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई। हम जैसा चाहते थे, जैसी हम उम्मीद कर रहे थे, वैसी नहीं हो पाई और हमारा बस चला भी नहीं। तो इसलिए इन सारी बातों को लेकर भी हम अपना मन छोटा कर लेते हैं, बल्कि इस बात को लेकर खुश रहना चाहिए हमें कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और कई बार ये भी होता है ना चंचल, हम अपने पड़ोसन को भी तो देखते हैं कि वो हमसे ज्यादा सुंदर लग रही थी, हमसे ज्यादा ग्लैमरस थी, हम नहीं लग पाए, हम बच्चों की किचपिच में रह गए, है ना। तो हम अपना मन छोटा कर लेते हैं। तो ऐसे हमें अपना मन छोटा नहीं करना है। बिल्कुल। और दिवाली के इस त्योहार में मिठाइयाँ, पकवानों का लेन देन भी होता है, बहुत सारे पकवान इकट्ठे भी हो जाते हैं। अतिरिक्त सामग्री है उसे या तो खा पी कर ख़त्म कर दीजिए, या फिर ज़रूरतमंद अगर कोई आपको दिखता है तो वो ख़राब हो जाए उसके पहले ही आप उनको दीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि जो चीज़ आपके खाने लायक नहीं थी वो आपने किसी को दी। और जो गहने, कपड़े बहुत सारे आपने ज़रूरत के हिसाब से निकाले थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समय हम सजते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, तो उन्हें भी अब धोकर ड्राई क्लीन करवा के संभाल के
रखना है, और जो पूजा की चीज़ें बहुत सारी निकल गई थी उन्हें भी जगह पर रखना है। बहुत सारी चीज़ें अलमारियों से बाहर आ जाती हैं, स्टोर रूम से बाहर आती हैं, मतलब बड़े बड़े बर्तन, क्रॉकरी, चादरें, है ना। बिल्कुल, वही मैंने आपसे कहा था कि हमारे घर के जो अभी हालात हैं वो देखने लायक हैं। अगर हम घर जाकर देखेंगे तो अभी सारी चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं घर पर, है ना। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं चंचल कि त्योहारों के दौरान अक्सर काफ़ी चीज़ें अलमारियों और स्टोर से बाहर निकल आती हैं, मसलन रसोई के बड़े बड़े बर्तन, नई क्रॉकरी, अच्छी चादरें और पर्दे इत्यादि। फिर अनेक भेंट उपहार भी तो आते हैं। अब खाली समय का फ़ायदा उठाकर इन्हें धो पोंछ कर ठीक से उनको जगह पर रख दें। दिवाली पर आए उपहारों को खोलकर उन्हें जगह पर रखें। उपहारों में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने उपयोग की नहीं लगती होंगी, उन्हें किसी उचित अवसर पर रिसाइकिल करके ऐसे व्यक्ति को देने के लिए रख सकती हैं जो उनका उपयोग बेहतर ढंग से कर सकता हो। इससे आपके बजट का बोझ भी कम होगा और सही वस्तु सही व्यक्ति को मिल जाएगी। दिवाली के उपहारों में अक्सर मेवे आदि दिए जाते हैं। थोक में ली गई गिफ्ट पैक भी बंद चीजों में कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, हाँ, हो जाती है ना। बिल्कुल, जो मेवे बहुत ज्यादा उपहार में दिए जाते हैं, हाँ, तो और उन मेवों में बिल्कुल, हाँ, या तो हम उन्हें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, अगर वहाँ नहीं कर पाए हैं तो खत्म कर दीजिए या फिर समय रहते किसी को दे देना अच्छा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं, आप भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि कल दीपावली की समाप्ति होने के बाद आज से दैनिक दिनचर्या शुरू हो गई। 8 दिनों से सवेरे का घूमना बंद था, लेकिन अब त्योहारों की समाप्ति के बाद सेहत की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, इसलिए मौज मस्ती बंद करके परहेज़ की तरफ थोड़ी सी सख्ती करनी है। बिल्कुल सही बात है। फिटनेस जिस पर ध्यान हमें देना होता है उस पर बहुत सारा वजन ये त्योहार छोड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारा तला हुआ गरिष्ठ भोजन हम करते हैं जिसमें मिठाइयाँ हैं और जगह जगह जाकर हमें दावत हम उड़ाते रहते हैं। तो अब बस फिर से फिट हो जाना है, तो इसके लिए कमर कस के तैयार हो जाएं, अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने की तैयारी में जुट जाएं। हाँ। व्यायाम टहलना फिर से शुरू करें, उचित आहार लें, और इससे हमारा जो मूड है वो भी बेहतर बना रहेगा, और जो सुस्ती आ गई होगी इस दौरान खा पी कर वो भी थोड़ी सी दूर हो जाएगी। हाँ। और दिवाली के दौरान क्योंकि आतिशबाजी भी कुछ लोग करते हैं, तो धुआं और प्रदूषण से हमारी त्वचा और बालों को भी अगर नुकसान पहुंचा है तो समय रहते अब सब थोड़ी सी देख रेख बालों की और त्वचा की भी हमें करनी है, ताकि जो समय है उसका सदुपयोग हो जाए। जो हमारी बहनें हैं जो घर पे ही रहती हैं वो ये काम ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन जो कामकाजी सखियाँ हैं हमारी, वो तो जब उनको छुट्टी मिलेगी कामकाज से तभी ये सब कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी कि खुद का ही ध्यान न रखें, अपने बच्चों का, पतिदेव का भी तो ध्यान रखें। हाँ जी। और घर में अगर हमारे बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, घर में पेट है तो उनका भी ध्यान रखना है कि त्योहारों के बाद उनके हालचाल भी तो ठीक रहने चाहिए, है ना। बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे थोड़े समय बाद, तो उनकी यूनिफॉर्म है, उनकी किताबें हैं, किस तरह से उन्हें अरेंज करना है, बच्चों का होमवर्क जो मिला है उसे पूरा करवाना है। और पतिदेव कल से ऑफिस जा रहे होंगे या जाने वाले होंगे, तो उनकी तैयारियां भी तो बहुत जरूरी हो जाती है ना। तो सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि उनके बालों का, उनकी रंगत का भी ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग जो बाहर जाते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, जब हम बाहर से आते हैं तो सूटकेस में भरे हुए सामान को खाली करना, जो ये बड़ा उबाऊ काम है। हाँ, और जो धुलने के कपड़े हैं उनको धोना, हाँ, सलीके से रख देना, ये बहुत सारे काम हैं। कहते हैं ना कि त्योहार तो मना लिया, लेकिन अब ये जो शुरुआत है, हाँ, ये आज से हुई है इन सब कामों की। बिल्कुल हुई है और होती रहती है। देखिए, अगर गृहिणी कुशल है ना, हाँ, तो चुटकी में ही कामों को निपटा भी लेती है, क्योंकि त्योहार तो आते जा रहेंगे। और भारतीय संस्कृति में तो पूरे साल में न जाने कितने त्योहार आते हैं, हाँ, और उन सबको निभाती हुई एक गृहिणी जो है घर भी चलाती है और घर संसार को आगे ले जाती है। वहीं जो हमारी बहनें हैं जो कामकाजी हैं वो दफ्तर से आकर, हाँ, फिर जुट जाती हैं घर में, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, हाँ, घर की, बाहर की, और फिर बच्चों की और पतिदेव की, और जो घर में बुजुर्ग हैं उनकी भी। तो सभी जिम्मेदारियों को कुशलता से निपटाना ही एक गृहिणी का धर्म है ना, और कर्तव्य भी है, और वो करती भी हैं, कहने की बात नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है ना चंचल, जिसने अपने त्योहारों के बजट की तैयारी पहले से ना की हो, तो जाहिर है त्योहार खत्म होते ही घर का जो है बजट वो बिगड़ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, एक कॉपी, एक किताब लेकर बैठते हैं, पेन लेकर बैठते हैं और पता लगाते हैं कि भाई कहाँ हमने क्या क्या खर्च किया, और बिना मतलब की चीजें क्यों लेकर आ गए। हाँ। बच्चों की फरमाइश पे, अपनी फरमाइश पे दुनिया भर की साड़ियां हम खरीद के लेके आ गए हैं,
तो ये सब देखने के बाद पता चलता है कि हमारा सारा बजट जो है बिगड़ा गया है। मंदाकिनी जी, होता क्या है ऐसे त्योहारों के समय पर बाजार जब हम जाते हैं खरीदारी करने तो लेने गए 2 चीज लेकर आए 4 चीज। वो होता यूं है कि हम देखते हैं ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो ऐसे ऑफर जो हमें ललचा देते हैं, लुभाते हैं ना, तो उस लालच में कई बार जो चीज की जरूरत ना हो वो भी हम खरीद लाते हैं। हाँ, ये मानवीय स्वभाव है और हम ऐसा करते हैं, है ना, ऐसा हम करते हैं। या 50% डिस्काउंट चल रहा है, छूट जब चल रही होती है तो वो छूट के चक्कर में भी हम सामान ले आते हैं। लेकिन उस छूट का हमारे बजट पर कितना बुरा असर पड़ता है ये बाद में हमें पता चलता है, जब महीना खींचना मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ऐसे में जब आप हिसाब लगाने बैठते हैं तब आपको समझ आता है कि हमने कहाँ कहाँ क्या फिजूल खर्ची की। तो इसलिए अब आप हिसाब लगाइए और देखिए कि आगे आने वाले समय में आप क्या क्या कटौती कर सकते हैं और अपने बजट को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, कहाँ खर्चों पर रोक लगाई जा सकती है और कहाँ पर हम एक पूरा महीना या आगे आने वाला समय अच्छे से बिता सकते हैं। एक बड़ा सुंदर संदेश है दिवाली के दियों को लेकर। हमारे सुश्रोता ने लिखा है कि जरा अदब से उठाना इन बुझे दियों को, बीती रात इन्होंने सबको रोशनी दी थी। किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी की थी। बहुत सुंदर लिखा इन्होंने, वाकई दीपक ऐसा ही होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि त्योहारों के बाद नई शुरुआती बहुत ही अच्छा विषय है और त्योहारों के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने में समय तो लग जाता है और हम सभी त्योहारों को भूल भी नहीं पाते, लेकिन यही तो मज़ा है कि त्योहार मनाया जाए और त्योहार के बाद फिर से अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में वापस लौट आए। यही हमारे जो त्योहार मनाने का मज़ा भी है और हमारे मन को खुश भी कर देता है। तो देखा चंचल, हम बात कर रहे हैं ना त्योहारों की और त्योहारों के बाद की कि अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ। तो हमारे श्रोताओं ने भी फिर से नई शुरुआत कर दी है हमें संदेश भेजने की। बिल्कुल, अब हमारी जो सखियां पहले घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थीं और जो हमारे अन्य श्रोता हैं, सखा हैं, तो वो भाई उन अपनी पत्नियों को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को शॉपिंग कराने में उनकी तैयारियों में व्यस्त थे। अब सभी फ्री हैं तो संदेश लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि त्योहार के बाद नई शुरुआत यानी उत्सवी माहौल, नए उत्साह का संजनन। ऐसे में स्वयं ही मन में खुशियों का संवरण होते रहने से नई शुरुआत खुद से हो जाया करती है। फिर ऐसा प्रफुल्ल मन अपने कार्य कौशल का प्रदर्शन करने और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया करते रहने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में कोई भी शुरू हुआ नया कार्य करते रहने में मन में तल्लीनता बढ़ जाना स्वाभाविक है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कुछ त्योहार तो हंसी खुशी संपन्न हो गए, पर हमारे प्रांत में एक बड़े त्योहार छठ व्रत की तैयारी चल रही है। क्या बात है। तो हम उसकी तैयारी में व्यस्त हो गए हैं। उसमें अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। जिनके घर व्रत होता है, आज सभी के घर में गेहूं धोकर सुखाने का काम चल रहा है। कुछ लोग गंगा के किनारे भी सुखाते हैं और इस तरह से हम इसमें भी व्यस्त हो गए हैं। तो जैसे ये पंच पर्व है यानी कि 5 दिन तक चलने वाला पर्व है, ऐसे ही छठ भी 3 से 4 दिन तक चलने वाला पर्व है। तो त्योहारों का देश है हमारा देश भारत। बिल्कुल। यहाँ एक खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ। और अलग अलग प्रांतों के त्योहार भी अलग अलग हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि त्योहार तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। फिलहाल हमारी बात ये थी कि जो स्कूल के बच्चों की भी छुट्टियां थी और गृहिणियां जो बहुत दिन से व्यस्त थी, एक त्योहार की जो पंच पर्व की बात है वो ख़त्म होकर नई शुरुआत हुई है। लेकिन ऐसे कभी हमारे देश में त्योहार ख़त्म नहीं होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। मिलने जुलने के बहाने मिलते रहते हैं हमें। बिल्कुल सही कहा चंचल। और अगर हम खुश होते हैं ना तो हर दिन उत्सव ही होता है, देखा जाए तो। अगर हमारा मन किसी त्योहार में उदास है तो फिर वो त्योहार सा नहीं लगता है। तो हम अगर हर दिन खुश रहना जानते हैं तो हम हर दिन को उत्सव की भांति जी सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि त्योहारों को मनाने के बाद मन एक नए उमंग से उत्साहित हो जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग मोड़ पर चली जाती है और अब उस रूटीन से वापस लौटने का समय भी आ गया है जो हमारी दैनिक दिनचर्या थी। हाँ। वहाँ हम लौट आए हैं। तो देखिए ना, हमारे एक श्रोता क्या लिखते हैं कि त्योहारों के बाद नई शुरुआत। सचमुच ही आज स्कूल जाना बहुत भारी लग रहा था। हाँ। जब हम बड़ों का ये हाल है तो बच्चों का क्या हुआ होगा, हम सब समझ सकते हैं। पर यही जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन का मजा भी इसी में है। छुट्टियों की सुनहरी यादें सभी दोस्तों को शेयर करना, उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगा, मजेदार होता है। हमने आज बच्चों से कहा कि छुट्टियां खत्म है तो एक विद्यार्थी
साथी ने कहा, मैम अभी तो छठ पूजा है, गुरु नानक जी की जयंती है, हम सभी हंस पड़े और अभी छुट्टियों का खुमार लगता है उतरा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और आप हर दिन को एक उत्सव की तरह जीते रहिए तो ये खुमार उतरेगा भी नहीं। एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि त्योहारों के बाद नई शुरुआत करने की बात कहूँ तो मुझे सेवानिवृत्त हुए 13 साल हो गए हैं। कोई नई शुरुआत करनी नहीं है, घर परिवार को ज़रूरत पड़े वहाँ हम मार्गदर्शन करते रहते हैं। बाजार या बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम हो उसे निपटा देते हैं और घर के सदस्यों को भी प्रेरित करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा काम है आपका। और आप जो मार्गदर्शन देते हैं ना, वो हमारे जो अन्य घर के लोग हैं उनकी जिंदगी को संवारता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि त्योहार तो निकल गया लेकिन बहुत से काम अधूरे रह गए, अब उनको पूरा करने की बारी आ रही है। शादियां भी तो नजदीक आ रही है जिनके लिए भी खूब सारी तैयारी करनी बाकी है। बिल्कुल सही बात है। ये त्योहार खत्म होते ही अब शादियों का समय शुरू हो जाएगा और फरवरी मार्च तक ये शादियां यूं ही चलती रहेंगी और ये भी घर में जब माहौल है एक उत्सव सा हो जाता है। देवउठनी 11 आने वाली है ना चंचल, तो जाहिर है उस दिन के बाद से हमारे यहाँ से विवाह का मौसम जो है वो शुरू हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात हमारे एक सुनने वाले ने लिखी है कि त्योहार हमें उत्साह उमंग से भर देता है और ये खत्म होने के बाद थोड़ी थकावट भी होती है। घर समेटने का काम सबसे बड़ा होता है, साथ में बच्चों की परीक्षाएं सामने खड़ी होती हैं, मेहमान वापस चले गए हैं उनका भी काम है, ठंड भी अब बढ़ने लगी है, गर्म कपड़े व्यवस्थित रखने हैं, हमें सकारात्मक सोच और दोहरे उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। यानी कि ये ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है। और बिल्कुल सही बात है, अगर अब फुर्सत मिली है तो जो अलमारियों में भरे हुए गर्म कपड़े हैं उन्हें बाहर निकालना होगा, थोड़ी सी उनको धूप दिखानी होगी ताकि सर्दी में उन्हें पहनने के लिए तैयार किया जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब जो है आने वाला समय सर्दियों का समय है और ऐसे में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम त्योहारों की व्यस्तताओं से ही न निकल पा रहे हों और आने वाले समय में सर्दी का मौसम आ जाए, हमारे गर्म कपड़े हमें न मिल पाए समय पर और हमारे बच्चे या घर के अन्य लोग भी जो बुजुर्ग हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। तो जाहिर है ऐसे में चंचल हमें क्या करना है, हमें करना है कि अब फिर से लग जाना है, अपनी कमर कस लेनी है और एक नई तैयारी, फिर से एक नई दिनचर्या शुरू कर देनी। बिल्कुल सकारात्मक सोच बनाए रखनी है, आने वाले दिनों की योजनाएं बनानी है, चाहे वो शादी के दिन है, बच्चों के स्कूल के दिन है, सर्दी की छुट्टियों में अगर हम कहीं जाने की योजना बना रहे हैं या जो भी तैयारियां हैं, हमारा अवसाद जो खालीपन हमारा रह गया वो हम पे हावी ना हो सके इसके लिए भी हमें करना है। और कुछ काम जो दिवाली के चलते हम टालते आ रहे थे उन्हें भी हमें पूरा करना है। तो इन सब चीज़ों की तैयारियों में लग जाएं और अब समय है एक अंतराल का। जी हाँ, लेकिन इस अंतराल से पहले भी मैं थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ ये चंचल कि जो उपहार हमें मिले हैं ना उन्हें भी खोल कर देख लिया जाए। कहीं ये ना हो कि हम रख दें उपहारों को कि बाद में देखेंगे। हाँ। और फिर वो बात का समय कभी आता नहीं है। हो सकता है किसी ने बहुत कीमत लगाकर आपको उपहार दिए हों, है ना, तो आप उन उपहारों को खोलें, देखें, सराहें और अगर आपको लगता है कि बहुत खूबसूरत उपहार हमें मिले हैं तो उन्हें समय रहते धन्यवाद भी दे दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मकता से अपने हाथों से बनाते हैं, तो उनकी भावना को सराहें, उनकी परिस्थिति को समझें कि उन्होंने किन परिस्थितियों में वो उपहार आपके लिए भेजा था और जब आपको लगे कि आप उनकी बातों तक अपनी बातों को पहुंचा सके हैं उसके बाद आपको लगना चाहिए कि उन उपहारों की जो सही कीमत है वो अदा हो पाई है। क्या बात। अभी हम बात कर रहे थे ना, त्योहार खत्म हो गया और अब नई शुरुआत है, तो हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि आपने बड़ा सही विषय चुना है, आज के दिन को लिए मैं बैठी हूँ, दिवाली का जो बहुत सारा फैलावा था उसे समेट कर अभी बैठी हूँ और आपके साथ जुड़ गई हूँ। कई बार ऐसे बहुत सारे कामों को करने के लिए देर रात तक भी जागना पड़ता है और यही हमारा अगला विषय है जिस पर हम बात करेंगे कि देर रात को सोना किस तरह से हमें नुकसान कर देता है, इसीलिए हमें अब जाग जाना है। हाँ, लेकिन एक बात और है चंचल, जैसा कि अभी आपने कहा कि कई बार हमारे लिए जरूरी हो जाता है देर रात तक जागना। हालांकि हर बार अगर आपकी आदत है कि आप देर रात तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो वो गलत बात है, लेकिन कभी कभी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अभी हमारी इस बहन ने लिखा कि भाई कामों को समेटते समेटते देर रात तक मैं काम करती रही और अब मैं फ्री हुई हूँ। तो कभी कभार अगर ऐसा हो जाता है तो उससे आप घबराएं नहीं, लेकिन हाँ ये पक्का है कि अगर आपकी अनियमित जीवन शैली है, काम की व्यस्तता ज़्यादा है या देर रात तक आप जगते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं और कोई भी कारण हो सकता है आपके जागने का और सुबह लेट उठते हैं, तो धीरे धीरे आप फिर एक नए उसमें चले जाते हैं परेशानियों में, क्योंकि देर रात तक जागना कोई अच्छी बात नहीं है और सुबह देर से उठना भी
अच्छी बात नहीं है। और जो शोध किए जाते हैं इस तरह की बातों को लेकर, वो भी ये कहते हैं कि भाई 12 से 1 के बाद जो लोग सोते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति उन्हें झेलनी पड़ सकती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आप देर तक जागते हैं तो स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है, और लगातार ये सिलसिला अगर आपके साथ में रहता है तो सेहत में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि समय पर सोएं और बेहतर वाली अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लें। तो चंचल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करती हैं, देर रात सोती हैं, देर रात तक जागती हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा रूटीन ऐसा है कि मुझे रात को 10 बजे के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि अब ना जागूं, और इसी चक्कर में मैं अपना मोबाइल भी 10 बजे के बाद में हाथ नहीं लगाती हूँ, उसको बगल में रख देती हूँ और फ्लाइट मोड पर डालकर वो कहीं दूर कोने में पड़ा रहता है। और फिर मैं कोशिश में लग जाती हूँ कि अब नींद आ जाए, और क्योंकि वो आदत में आ चुका है तो नींद आ भी जाती है, और रात को सोने की वजह से अपने आप बिना मेहनत के सुबह आँख खुल जाती है। उसके लिए अलार्म बहुत देर तक बजेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन अगर मैं अपनी बुरी आदत कहूँ तो ये कि मैं देर रात तक जागती हूँ, चाहे वो पढ़ने के लिए, चाहे लिखने के लिए, अपने काम समेटने के लिए। थोड़ा सा मेरी ये बुरी आदत है, मैं स्वीकार कर रही हूँ ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करती हैं, देर रात तक जागती हैं या क्या करती हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर हम ऐसा करते हैं, ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि रात को देर से सोने से अक्सर नींद की जो अवधि है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, या फिर नींद की जो गुणवत्ता है वो कम होती जाती है, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, और वो नींद खराब होती जाती है। तो रैपिड आई मूवमेंट की आपने बात की, ये जो नींद है ये एक ऐसी अवस्था होती है नींद की जिसमें आंखें तेजी से हिलती हैं और हमें सबसे ज़्यादा सपने भी आते हैं। इस नींद के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि जागने के बराबर जैसी ही होती है। उस समय हमारी मांसपेशियों की गतिविधि कम हो जाती है, हाथ पैर अस्थायी रूप से हिलने में असमर्थ हो जाते हैं। हाँ, सही कहा आपने चंचल कि रैपिड आई मूवमेंट जो है वो नींद, याददाश्त और सीखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसे और भी अन्य कई नामों से हम जान सकते हैं, जैसे कि सक्रिय नींद है ना, या डिसिंक्रोनाइज्ड स्लीप कह सकते हैं, विरोधाभासी नींद कह सकते हैं, और रोम्बेनसेफेलिक स्लीप और ड्रीम स्लीप जैसे स्वप्न इत्यादि कहते हैं नींद, ये सभी कहा जा सकता है। और इस नींद के दौरान श्वास, हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। और रैपिड आई मूवमेंट नींद के पहले चक्र की अवधि सबसे कम होती है, और इसके बाद आने वाले चक्र लंबे होते चले जाते हैं। अगर हम कहें कि नींद तो वो हमारे दिमाग को बेहतर रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, और नींद का बड़ा अच्छा संबंध होता है हमारे मूड के साथ। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना तो सारा दिन हम चिड़चिड़े से रहते हैं, लेकिन अगर हमने एक अच्छी नींद ली है तो पूरी ऊर्जा के साथ हम नए काम में जुटे रहते हैं। और 12 से 1 बजे के बाद ही अच्छी नींद की स्थिति बन पाती है, इसलिए ज़रूरी है कि उसके पहले हम सो जाएं, मतलब बिस्तर पे चले जाएं अपने, और जो चीज़ें नींद में बाधा डालती हैं उनसे दूर रहें, यानी कि रोशनी ना हो, कोई शोरगुल ना हो, कोई गैजेट्स अपने आपके पास ना हो, टीवी नहीं चलता हो, बिल्कुल मध्यम सी रोशनी रखिए, या फिर एकदम अंधेरा भी आप रख सकते हैं ताकि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। और नींद पूरी होने पर जब सुबह हम उठते हैं ना तो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, और इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन भी बरकरार रहता है। जो शोध किए गए हैं उनमें ये पाया गया है कि जो लोग रात को जल्दी जाते हैं वे आमतौर पर मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं, यानी जो जल्दी सोने चले जाते हैं बिस्तर पर, उनकी तुलना में जो देर रात तक जागते रहते हैं, मेरी तरह। तो इसीलिए तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये कहावत बड़ी पुरानी है, हम सब ने सुन रखी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और ये बात इन्हें आज भी याद है। बिल्कुल हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए। एक अन्य श्रोता ने लिखा है, दुनिया भर के इंसानों में करीब 1/4 ऐसे हैं जो सुबह उठना पसंद करते हैं, वहीं करीब इतने ही लोग देर रात तक जागना भी पसंद करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि सुबह उठने वाले लोग ज़्यादा सहयोगी मिजाज के होते हैं, वो किसी घटना का विश्लेषण सही तरह से कर पाते हैं। इनके मुकाबले में जो लोग देर रात तक जागते हैं उनकी कल्पनाशीलता के मुकाबले में जल्दी उठने वाले लोग बाजी मार ले जाते हैं, और वो अकेले वक्त ज़्यादा बिताना पसंद करते हैं, वही लोग देर तक जागते हैं। ये लिखते हैं एक श्रोता कि आजकल हमारे बच्चों की नौकरी भी ऐसी हो गई है जो देर रात तक काम करते हैं। उनका ऑफिस टाइम भी ऐसा ही है जो फॉरेन के अनुसार चलता है, नहीं विदेशों के अनुसार चलता है, और इसीलिए वो रात को देर रात तक जागते हैं। बिल्कुल, कॉल सेंटर्स में जिनका जॉब रहता है तो
जो उस देश की कंपनी वहाँ क्योंकि दिन है तो उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। फिलहाल हमें देखना है हमारे मोबाइल स्क्रीन पर जहाँ बहुत सारे कमेंट हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं। हाँ, वो भी खूबसूरत नज़ारों की तरह ही है। हाँ, जो संदेश है ना। तो मंदाकिनी जी बताइए ना, कौन सा संदेश है आपके पास? हाँ, देखिए लिख रहे हैं हमारे एक श्रोता कि सुबह उठकर दिनचर्या की शुरुआत एक बहुत अच्छी आदत होती है। सुबह की शुरुआत टहलना, व्यायाम आदि से होना यानी सोने पे सुहागा होता है। क्या बात है। पर अब बहुत बदलाव आ गया है। युवा वर्ग दिन भर काम करने के बाद रात को देर तक फोन और लैपटॉप पर बिजी हो जाते हैं। फिर देर से उठना, हड़बड़ी में तैयार होकर फिर से ऑफिस जाना, उल्टा सीधा नाश्ता खाना खाकर चले जाते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा प्लान करके टाइम से उठकर व्यवस्थित काम को शेड्यूल कर लें तो ये भागा दौड़ी से निजात मिल सकती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि देर तक जागने के क्या नुकसान है। तो ये जो हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं इसमें वो अपने आप ही लिख रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान क्या है। यानी कि थोड़ी सी प्लानिंग ज़रूरी है, पहले से शेड्यूल फिक्स कर लेना ज़रूरी है। और इन्होंने लिखा ना, बाद में लैपटॉप और मोबाइल पर बिजी हो जाते हैं। इसी तरह का एक संदेश और है कि आजकल देर से सोना आम बात हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर देर तक हम मोबाइल देखते रहते हैं, घंटों तक ऑनलाइन रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है और एसिडिटी की समस्या भी इससे हो सकती है। ये हमारे श्रोता ने लिखा है। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि देर से सोने वालों जागो, ये विषय पूरी तरह हमारे लिए है। क्या बात है। हम देर से सोते हैं और देर से ही जागते हैं, इसलिए ज़्यादातर हमारा संगीत सरिता कार्यक्रम निकल जाता है जो कभी कभी सुन पाते हैं। यानी सुबह 7:30 बजे नहीं उठ पाते हैं और 7:30 पर संगीत सरिता आता था तो हमें बहुत अच्छा लगता था। पहले ये सुना करते थे, तब ये उठ जाया करते थे, लेकिन अब जब नहीं आता है इनकी नींद नहीं खुलती है और कार्यक्रम निकल जाता है। क्या बात है। तो देखिए ना, जो रेडियो से प्रेम करने वाले लोग हैं, हमारे रेडियो प्रेमी जो श्रोता हैं, उनके लिए भी एक नुकसान है ना कि देर से अगर उठ रहे हैं तो जो सुबह के प्रोग्राम है और जो बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम होते हैं वो आपके मिस हो जाते हैं। तो भाई इसी तरह से एक और संदेश है, ये लिखते हैं कि इसके लिए ये सोचना अनिवार्य है कि देर से सोने की ज़रूरत ही क्या है। फिर यदि देर से सो रहे हैं तो सो क्यों रहे हैं। स्वाभाविक है कि अगर देर से सो रहे हैं तो उठेंगे भी देर से, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वास्थ्य के अनुरूप कार्य करते रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात लिखी है इन्होंने। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने और कहा भी है। देखिए लिखते हैं कि बचपन में कविता पढ़ी थी, उसकी कुछ लाइनें इन्हें याद है, भेज रही हैं। जागो सोने वाला जागो, जागो वक्त के खोने वालों। अच्छा, जागो सोने वालों जागो, वक्त के खोने वालों जागो, बाग में चिड़िया बोल रही है, कलियां आंखें खोल रही है, फूल खुशी से झूम रहे हैं, पत्तों का मुंह चूम रहे हैं। ऐसी बचपन की जो कविताएं हैं, इन्हें हम बाल गीत भी कहते हैं, ये सचमुच याद रह जाते हैं। और इन कविताओं में, इन बाल गीत में बड़े अच्छे संदेश हुआ करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि जागो जल्दी जागो और जल्दी सो जाओ। देर से सोने वालों का शरीर अक्सर अव्यवस्थित रहता है, उसमें स्फूर्ति नहीं होती। कारण बस ये है कि 1-2 दिन अगर ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमेशा देर से सोते हैं तो ये बड़े नुकसान की बात है। जी भाई चंचल, देख रही हूँ मैं, आप बहुत सुंदर भी लग रही हैं। तो मैं आपसे जानना भी चाहती थी कि आपने आज कौन कौन से प्रसाधन यूज़ किए हैं, क्या क्या लगा कर आई हैं चेहरे पर आप? यही तो हम बताना चाहते हैं कि प्रसाधनों के ज़रिए हमेशा सुंदर दिखने का प्रयास नहीं करना है। हमारी रसोई में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लगाकर खूबसूरत दिख सकते हैं। तो मेरी आदत है अक्सर मैं रात को दूध और बेसन का जो लेप है वो लगाकर, ज़्यादा देर से रखना भी नहीं होता, बस 5 मिनट लगाकर पूरा सूखने से पहले ही हटाना होता है। अगर बहुत देर सूखने देंगे तो वो खिंची खिंची सी लगने लगती है स्किन, और वो फ़ायदे की जगह नुकसान देगा। अच्छा। और फिर लगाकर आप कोई भी नारियल का तेल, अगर आपके पास कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र नहीं है तो सिर्फ नारियल का तेल लगाइए, बादाम का तेल लगाइए, और वो आपकी त्वचा को पूरी रात नरिशमेंट यानी कि पोषण देता है। तो ऐसे घरेलू उपाय करके किस तरह से सुंदर दिख सकते हैं, इसी बारे में हमें बात करनी है। जी, तो आपकी सुंदरता का राज भी पता चल गया है हमारी सखियों को कि आप क्या करती हैं। तो अब चलिए, क्या कहना चाहती हैं हमारी एक श्रोता लिख रही है, मैं पढ़ दूं उनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए ना, क्या लिखा है कि खूबसूरत दिखना सभी चाहते हैं, महिलाएं सुंदर दिखने के लिए मेकअप का सहारा लेती हैं। भाई ये तो पूरी तरह से गलत है। लेकिन कई महिलाएं बिना किसी मेकअप के भी सुंदर लगती हैं। हाँ, ये सही कहा आपने। और उन्हें खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये सोच रही हैं कि बिना मेकअप के सुंदर कैसे दिखें, तो इसके लिए आपको डेली लाइफ में कुछ आदतों को शामिल करना पड़ेगा, मसलन सही खान पान, फिटनेस, त्वचा की देखभाल इत्यादि। तो आइए जानते हैं कि आप बिना किसी मेकअप के किस तरह से खूबसूरत दिख सकती हैं, थोड़ा बताना चाह रही हैं। एक तो बड़ी अच्छी बात हमारे श्रोता ने लिखी है कि एक छोटी सी मुस्कान और आपके मीठे
मीठे बोल किसी भी सौंदर्य पर बहुत भारी है। ये बिल्कुल सही बात है कि ऊपर से आप बेशक सुंदर ना भी दिख रहे हो, लेकिन आपका जो मन अगर सुंदर है, आपकी बातें बोली सुंदर है और हमेशा एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रहती है, तो वो आपके चेहरे को ना सुंदर वैसे भी बना देती है। बिल्कुल सही कहा कि तन की सुंदरता से तो जो है मन की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। और बहुत बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो तन से भले ही सुंदर ना हो, लेकिन वो मन से इतने सुंदर होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते हैं और दूसरों को हंसाते भी रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। और कई बार हमें लगता है कि गोरा रंग सुंदरता की निशानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो आपका रंग बड़ा गोरा है, लेकिन चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, तो वो गोरा रंग किसी काम का नहीं। लेकिन आपकी रंगत सांवली भी है, लेकिन आप बहुत संवार कर खुद को रखते हैं, तो वो सांवला रंग भी बड़ा सलोना लगता है। अरे वाह चंचल, देखा नहीं कितने गीतकारों ने सांवलेपन पर गीत लिखे हैं। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें। तो इस तरह से बहुत सारे गीत जो हैं सांवलेपन पर लिखे गए हैं। और क्योंकि नायिका सांवली भी बहुत खूबसूरत लगती है पर्दे पर, तो ऐसा नहीं है कि गोरा रंग ही सुंदरता का मापदंड होता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत चंचल वर्मा और मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।